स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली के मुताबिक जिन लोगों ने आइन के तहत ऐवान में उठाए गए हल्फ की पासदारी नहीं की, उन्हें इस हाउस का रुकन रहने का कोई हक हासिल नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया उसके नताइज वो भुगतेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन के सामने 3 सवाल रखे। पहला सवाल, क्या वो ऐवान जहां रूल्स बनने हैं वहां हुल्लड़बाजी करना दुरुस्त है? दूसरा सवाल, क्या इस ऐवान में जहां कानून साजी होनी है वहां माँ बहन की गालियां दी जा सकती हैं? तीसरा सवाल, क्या इस ऐवान में लोगों को मारना और गिरबान से पकड़ना दुरुस्त अमल है? पीटीआई के 26 अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस भेजने पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को शदीद तनकीद का सामना है। ख्वाजा साद रफीक ने भी इस अमल को अपनी दाढ़ी दूसरों के हाथ में देने के मुतरादिफ करार देते हुए खबरदार किया है कि स्पीकर के इस इक़दाम से अरकान असम्बली को डी-सीट करने का एक और दरवाज़ा खुल जाएगा। मीडिया में भी तनकीद हो रही है कि स्पीकर पंजाब असम्बली का ये इंतहाई कदम आइन और जमहूरियत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि एहतजाज हर रुकन असम्बली का हक है। चारों तरफ से तनकीद के बाद आज स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान सामने आए और नाक़दीन को वजाहत देते हुए कहा कि वो एक जमहूरी शख्स हैं और चाहते हैं कि आइन से आर्टिकल 62 और 63 को निकाल दिया जाए। ये आर्टिकल्स आमरीत की निशानी हैं जिसे माजी में जमहूरियत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, मगर ये नहीं हो सकता कि आइन की इन दफ़ात का सिर्फ मन पसंद इस्तेमाल किया जाए। पीटीआई की सारी जमहूरियत मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ही क्यों जागती है? पनामा केस का फैसला अदालत पर सवालिया निशान है। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को नाअहल क्यों नहीं किया जा सकता? पनामा केस के फैसले में आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को ये इख्तियार दिया था कि वो नशिस्त को खाली करार दे सकते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब असम्बली किसी की एहतजाजगाह नहीं है और वो इस असम्बली को तमाशागाह बनने नहीं देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वो हाउस में गंदे और फहश इशारों की इजाज़त भी नहीं देंगे। वो नहीं चाहते कि कल उन्हें भी कोई ऐसा ही लिखे जैसे तारीख़ में आसिफ सईद खोसा को लिखा जाता है। क्या इन लोग का दिमाग काम कर रहा है जो उनकी जानिब से भेजे गए रेफरेंस पर एतराज़ उठा रहे हैं? मलिक अहमद खान ने कहा कि क्या आसिफ अली जरदारी को असम्बली में शोर शराबे से कोई रिलीफ मिला? क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या किसी और को असम्बली में एहतजाज से फ़ायदा हुआ? आपका लीडर आज जेल में है तो अदालत जाओ, अपने मुकदमात वहाँ लड़ो। माजी में भी सियासी कायदीन जेल गए और दौरान हिरासत माओं के जनाजे उठाए गए, मगर कानूनी तरीक़ों से ही रिहा होकर बाहर आए। आप भी अपने मुकदमात पंजाब असम्बली के बजाय अदालतों में लड़े। अवाम के टैक्स पर चलने वाली असम्बलीज़ में तमाशे की कोई गुंजाइश नहीं है। इन इक़दामात से किसी तीसरे निज़ाम को गुंजाइश पैदा करके दी जा रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, जो कि गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट करें। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर ज़मीर घुमरू साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करें। बहुत शुक्रिया घुमरू साहब ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, बहुत अरसे के बाद लाल चंद माली साहब हमारे साथ होंगे, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया माली साहब ज्वाइन करने के लिए। आपकी तरफ मैं आती हूँ, लेकिन क्यों ना आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कर लिया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो मैं सीधा ये सवाल क्या सिचुएशन रखती हूँ मैं सेनेटर घुमरू साहब आपके सामने। पंजाब के अंदर आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर जो पंजाब के स्पीकर असम्बली हैं, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोई 26 अरकान हैं जिनके खिलाफ सूबाई असम्बली के अंदर जो इलेक्शन कमीशन को जो है वो रेफरेंस उन्होंने भेज दिया है। वजूहात क्या हैं? ज़ाहिर बात है, हुल्लड़बाजी कर रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे, गालम गलोच कर रहे थे। तो उन्होंने ये रीज़न और लॉजिक दी कि अगर वज़ीर आज़म नाअहल हो सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वाले नाअहल क्यों नहीं हो सकते। आपसे शो करने का आगाज़ और आपसे सवाल करने का मकसद भी यही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमें बताती है कि असल में जमहूरियत क्या है। ये जो पंजाब में हुआ, क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? आप ये समझते हैं कि स्पीकर साहब का बिल्कुल सही इक़दाम था? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर भी तो लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। What happened? सेनेटर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए ज़मीर घुमरू साहब, आपने मेरा सवाल सुना है?
मुझे आवाज नहीं आ रही मेरी, तो और तो सब ठीक है। ओके, प्लीज काइंडली उनको जरा दोबारा मिलाइए। माली साहब, ये जो रीजन दी गई है, आप लोगों के 26 साथियों का लॉस हो गया है, बस आप समझे हो गया है। अगर इलेक्शन कमीशन को शिकायत लगा दी गई है और इलेक्शन कमीशन को बता दिया गया है, और बड़े स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स पंजाब के स्पीकर असेंबली ने दिए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बहुत जमहूरियत पसंद हूँ, लेकिन आइन इसकी इजाज़त देता है ए बी, माजी में ऐसा हो चुका है, क्योंकि अगर वक्त का वज़ीर आज़म ना अहल हो सकता है तो फिर हुल्लड़बाजी करने वाले जो है वो पंजाब असेंबली का जो है अमन सुकून शांति बर्बाद करने वाले, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो सकता सर? जी देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपने शो में मुझे मदऊ किया है। जहाँ तक 26 मेंबरान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनके अगेंस्ट में जो रेफरेंस भेजा है, इससे सिर्फ यही साबित होता है कि ये मौजूदा हुकूमत, उनके हवारी, उनके हैंडलर हर रोज पाकिस्तान की कौम को ये बताते हैं कि इस मुल्क में हकीकी माना में मार्शल लॉ नाफिज हो चुका है। अब पाकिस्तान में किसी भी डिसेंट की कोई इजाजत नहीं है। अब पाकिस्तान में आप पहले तो आपने हक छीना पाकिस्तान की अवाम का कि आपने जो पुरअमन एहतजाज थे उन पे गोलियां चलाई, उनको आपने कोई एहतजाज करने नहीं दिया। अब उनके पास एक फोरम बचा था असेंबलीज का। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं असेंबलीज में। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कभी ऐसा जो है जो मलिक साहब जो दूर की कोड़ी ढूंढ के लाए हैं, ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ कि इन बुनियाद पे किसी को जो है वो नाअहल करार देने की कोशिश की गंदे जाए। गंदे इशारे, फहश इशारे, यू नो दे लुक वल्गर, सर वल्गर लगते हैं। बात देखिए उनकी भी लॉजिकल है। अब आप भी जरा अपनी पार्टी के अरकान को समझाएं ना कि एक असेंबली का डेकोरम होता है वहां पर, और एक खातून वजीर आला, फिर दीगर खवातीन, अगर आप इस तरह की वो हुल्लड़बाजी करेंगे, इस तरह के गंदे इशारे करेंगे, तो पंजाब असेंबली का भी डेकोरम मेंटेन करना स्पीकर का ही काम है ना। ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस सर। आप लोग भी जरा अपनी सफ़ों पर जरा गौर करें, उनको समझाएं कि इस तरह की बदतमीजी मत करें। क्या अपने घरों के अंदर इन हजरात का ये अमल होता है? क्या अपने घर की खवातीन के साथ तो इस तरह से पेश आते हैं? कम से कम हमारी ख्वातीन मेंबरान ने कोई चूड़ियां तोड़ के किसी पे नहीं फेंकी, कोई दुपट्टे नहीं फेंके, कोई इस तरह की बदतमीजी नहीं की हमेशा करती आ रही है असेंबलीज में। अच्छा, वो मुझे किसी लगा से शायद ढकी आप ये छुपी बात नहीं। 9 मई का आज ये टीजर मुझे दे रहे हैं, क्योंकि 9 मई के अंदर जो फुटेजेस आई थी, मैंने आपकी कुछ हामी खवातीन को यही करते देखा, चूड़ियां तोड़ते, दुपट्टा फेंकते यूनिफॉर्म के ऊपर। मुझे लगा आप शायद उसका हवाला दे रहे हैं। आज बड़े इनको असेंबली का वकार याद आ रहा है। ये असेंबली के वकार की बात वो लोग कर रहे हैं जो असेंबली में बैठने के अहल नहीं है, इनको जबरदस्ती लाके बिठाया गया है। अब मलिक साहब ने आज बड़ी अजीब हरकत ये भी की है कि वो कह रहे हैं कि मुझे 62 और 63 जो है उसको आइन से निकाल कर फेंक देना चाहिए। फिर उसी के तहत यानी वो उसको बुरा कानून, गलत कानून समझते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करना चाहते हैं। आज उन्होंने पनामा केस की भी बातें की, उसको भी जस्टिफाई कर दिया कि जो पनामा केस था वो नवाज शरीफ के खिलाफ बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि ये उसी को साइड करते हुए सारी चीजें की। बाकी जेल की जो बातें की हैं, देखिए जेल में ये न्यारी पाए खाते रहे, 100 लोगों से मिलते रहे। जेल तो इस तरह काट के दिखाते जिस तरह इमरान खान काट रहे हैं, जिनको 22-23 घंटे सोलिटरी कंफाइनमेंट में रखा जाता है, उनको वकला से नहीं मिलने दिया जाता, उनको फैमिली से नहीं मिलने जाता, और सबसे ज्यादा कि उसको तो आपका मकसद क्या है? आप ये चाहते हैं कि असेंबली के अंदर जो चाहे मर्जी करें, जितने चाहे मर्जी गंदे इशारे करें, आप लोगों की शिकायतें इलेक्शन कमीशन को ना लगाई जाए और आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो? मुद्दा बताइए ना, फिर मैं वो मुद्दा लेके भट्ट साहब के पास जाती हूँ ना। भट्ट साहब, इसको आप बता सकते हैं कि क्या करना है आगे? मुझे नहीं पता कि किस तरह के इशारे किसने किए, किसको किए, चीफ मिनिस्टर को किए, स्पीकर साहब को किए, मुझे नहीं पता। मैंने नहीं देखे कोई इशारा और गंदा क्या होता है और अच्छा क्या होता है और इशारे क्या होते हैं, लेकिन ये उनका एक आईनी हक है, जमहूरी हक है। और ये समझते हैं कि अब क्योंकि हमने इनको सड़कों पर नहीं आने दिया, तो हम असेंबली में भी इनको खामोश करेंगे और ये कहीं किसी भी असेंबली में बोल ना पाए। तो खैर वो देख ले, आजमा ले। पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, इलेक्ट्रिक मीडिया, जो आपका इंट्रो भी था, वो इनके इस कदम पे थू थू कर रहा है, तो ये और बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा, और लोग इसको कहेंगे थू। भट्ट साहब, ये पीटीआई कह रही है कि प्रेशर ज़्यादा आएगा, ये जो मलिक अहमद खान साहब ने जो इकदाम कर दिया है, और जाहिर सी बात है पीटीआई तो बिल्कुल कह रही है कि ये तो उनकी जमहूरियत के ऊपर आपने शब खून मार दिया है, और साथ ही साथ वो आपको आईना भी दिखा रहे हैं। भट्ट साहब,
کہ जेल अगर काटनी है तो आप वैसे काटे जैसे इनके लीडर काट रहे हैं, ये खाबे चलना, मुलाकातें होना। तो बट साहब ज़रा आप भी देख लीजिए क्या करना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको जमहूरियत का मेरा ख्याल है सिर्फ उन्होंने नाम सुना है। जमहूरियत पे जो जमहूरी तरीका होता है वो इनके पास से भी नहीं गुजरा। इनके सारे माजी के रिकॉर्ड देख लें, ये 9 मई वाले भी हैं, ये 26 नवंबर वाले भी हैं। इन्होंने रेंजर्स को भी शहीद किया। इन्होंने जब भी ये कहते हैं ना कि हम एहतजाज करने निकले, इनका एक वो गंडापुर है, वो हाथ में कलाशनकोव लेके निकलता है, साथ अपने पूरी फोर्स जो केपीके के उठा के आता है, वो कहता है मैं जमहूरी तरीके से आ रहा हूँ। तो बात यह है, इन्होंने जो कुछ तबाही की, इनके जुलूसों में जब ये एहतजाज के लिए निकलते हैं तो गैर मुल्की पकड़े जाते हैं। इनके ये असला लेके चलते हैं। इन्होंने पंजाब केपीके की पुलिस को पंजाब अपना वफाक में आके उनके ऊपर चढ़ाई की, इन्होंने वहां फायरिंग की। मुराद ये है, ये भी बात कर रहे हैं कि जी जमहूरियत है, देखे जी एहतजाज का हक नहीं है। अगर मुझे इजाजत हो और टीवी पे वो चल जाए, जब ये पंजाब असेंबली के लोगों ने जो बातें, मैं कहता हूँ एहतजाज हर जमहूरी हुकूमत में अपोजिशन का होता है। ये एहतजाज नहीं करते, ये पर्सनल गालियां, ऐसी गालियां देते हैं कि आपको अगर वो सुनाई जाए तो आप कहें जी ये क्या है, ये कोई पंजाब असेंबली के लोग हैं क्या? मेंबर एहतजाज करते हैं, एहतजाज का तरीका होता है। ये गालियां भी देते हैं और उस हद तक चले जाते हैं कि सारी हदें क्रॉस कर जाते हैं। ये तो वो लोग हैं, जब इनकी हुकूमत थी तो वो साकिब निसार एक था, और हमारा अगर कोई सेनेटर जलसे में तकरीर कर रहा है, ये बुला के उसको कहता था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी, जाओ तुम नायल हो गए हो। ये वो उनको अपनी असेंबली के रुकनीत से क्या फॉर लाइफ के लिए कर देते, कभी 5 साल के लिए कर देते। इनका आसफ सईद खोसा जो था, वो जो चीफ जस्टिस साहब बने, उन्होंने जब पनामा में मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई किया, बल्कि उन्होंने तो वो जो लिख दिया कि ये जो है ना सिस्टियन माफिया है, ये वो जजेस ढूंढ रहे हैं, ये वो चाह रहे हैं कि हम आजादी से जो करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। भाई आपने एहतजाज करना है तो एहतजाज का एक हक है जो आप हर एक अपोजिशन को मिलता है, आपको भी है, लेकिन आप वो बहुत आप अच्छी यूज बात। नहीं बट करते। साहब आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है सर, आंखों पर है सर। पीटीआई का समझ में आता है, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, वो तो शोर करेंगे, वो तो आपको बार बार आईना दिखाएंगे। लेकिन सर आपके अपने बेंचेस से साद रफीक साहब, वो नाम जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, साद रफीक साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो एक नया प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अगर इस दफ़ा पंजाब असेंबली के अंदर हुल्लड़बाजी करने पर, फौहश इशारे करने पर, शोर शराबा करने पर अगर डिसक्वालिफिकेशन हो रही है, डीसीट हो रही है बेसिकली, सो द पॉइंट इज कि आगे भी ये रास्ता खुल जाएगा। तो ये आप पहले अपने लोगों को तो कन्विंस करें। साद रफीक साहब जो फरमा रहे हैं वो भी तो कुछ गलत नहीं कह रहे। देखिए, वो अगर साद रफीक साहब ने, मैंने नहीं सुना, कुछ कहा होगा, लेकिन उनको अगर उन्होंने भी ये सारा कुछ सुना है, वो इनको इसी रास्ते पे लाना चाहते हैं। मेरे ते इतमाद जे, अगर मैं कह रही हूं, मैं रिपोर्ट कर रही हूं कि साद रफीक साहब कह रहे ने तो तुसी मान जाओ। जी सर। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ मैं अमीन करना, वो उन्होंने कहा होगा। देखें, जो भी जमहूरियत पसंद है उसको, जब जमहूरियत पसंद जो भी है, वो कारकुन है, लीडर है, लेकिन वो ये इसको दुख जरूर होता है ना कि ये लोग भी मेंबर है, लेकिन ये ऐसी हदें क्रॉस कर जाते हैं कि बंदा फिर उसके अलावा रास्ता कोई नहीं रहता। ये अब गाली देखें, बाहर दुनिया में लोग जो है ना, मैं कहता हूँ कि असेंबलियों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, कुर्सियां भी चल जाती हैं, लेकिन वो चीजें जो पर्सनल होती हैं, गालियां देना, हर वक्त सुबह शाम गालियां देना असेंबली में खड़े होके, ये मैंने कभी नहीं सुना। और वहां लोग फिर देखे ना डिस्क्वालीफाई होते भी हैं। अब इनके खिलाफ रेफरेंस चला गया है। अगर ये कहते हैं जी हमने ऐसी बात कोई नहीं की, वहां वो इनकी वो तकरीरें सुनाई जाएंगी, इनका एहतजाज, वो जो गालियां देना, जो बदतमीजी करना, पर्सनल बातें करना, वो बताई जाएंगी। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन भी उसी पे उनको जरूर डिस्क्वालीफाई करेगा, या वो जो फैसला करेगा हमें मंजूर होगा। लेकिन ये इसलिए चीज की गई है कि इनको शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए, एहतियात करें, एक जमहूरी तरीका अख्तियार करें, जमहूरी तरीका अख्तियार करें। मैं अभी पूछ लेती हूँ कि पीटीआई को शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, ये कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। लेकिन अलाउ मी कि मैं पीपल्स पार्टी को भी यहाँ पे शामिल कर लूँ, आपके इत्तेहादी हैं, सपोर्ट करते हैं आपको, पता नहीं इस इकदाम में सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। सेनेटर ज़मीर घुमरू साहब, सबसे पहले एक चीज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। सबसे पहले तो मैं 2 नफल इसके पढ़ूंगी कि आपको आवाज़ आ रही है सर। आप जी बात शुरू करते हैं यहाँ से कि आप हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हैं,
یہ وہ والا ہائبرڈ نظام جس میں آپ کے لیڈران اتنے آزاد ہی نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں. یہاں سے بات شروع کریں اور ختم آپ نے وہاں پر کرنی ہے کہ جو پنجاب اسمبلی میں ایک نیا پریزیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. شور کرو گے, بدتمیزی کرو گے, گالیاں دو گے, فحش اشارے کرو گے تو بیٹا سیدھا گھر جاؤ گے. آپ اس پریزیڈنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ میرے خیال میں یہ جو ہائبرڈ نظام کی بات ہو رہی ہے وہ پہلے تو جنرل ضیاء نے آئین میں 58(2) بھی ڈالا تھا, اس نے شروع کیا تھا, اور صدر کو جو ہے وہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکے, گورنمنٹ کو گھر بھیج سکے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ 2006 میں شہید بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف نے اور دوسری پارٹیوں نے لنڈن میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا کہ ہم اس سسٹم کو گھر بھیجتے ہیں, اور اس کے بعد 18th امینڈمنٹ لائی گئی جس کے تحت تمام اختیارات سویلین گورنمنٹ کو ٹرانسفر کیے گئے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کیا گیا. صوبائی خود مختاری جو آئین میں تھی اس کو جو ہے وہ مزید ایکسپینڈ کیا گیا. تو 18th امینڈمنٹ اور چارٹر آف ڈیموکریسی پاکستان کے پارٹیز کے واٹر شیڈ تھے, اس پر اگر عمل ہوتا, اس کو کیری فارورڈ کیا جاتا, تو میرے خیال میں آج پاکستان میں جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے یہ نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہے وہ 2013 کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے لیے تحریک کس نے شروع کی؟ ہم نے جو ہے وہ ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے, اپوزیشن میں تھے, ہم نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس گورنمنٹ کی سپورٹ کی کہ ہم پارلیمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ 2014 سے جو ہے وہ کس نے تحریک چلائی اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف. پھر 2018 میں ہائبرڈ نظام کون لے آئے جس میں جو ہے وہ ساری پوری جو ہے وہ خود کہتے تھے پرائم منسٹر کہ میں تو جو ہے وہ ان کے کہنے پہ چلتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چلتا ہوں, اگر میری بھی فون ٹیپ ہو جائے تو اس میں کیا ہے. تو یہ کیا ہائبرڈ نظام کون لے آیا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کو کس نے ڈیفیٹ کیا؟ 18th امینڈمنٹ کو کس نے ڈیفیٹ کیا؟ یہ تو خود لائے تھے. ابھی یہ ریسپانسبل خود ہیں. ابھی یہ دوسری پارٹیز کو کہہ رہے ہیں, جبکہ دوسری پارٹیز ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ آئیے ڈائلاگ کریں, بیٹھیں ہمارے ساتھ, ٹاسک کریں. یہ ٹاسک سے ایسے بھاگتے ہیں, کہتے ہیں نہیں آپ کو پاورس نہیں ہے. بھائی آپ نے کب گورنمنٹ کے پاور دیکھے؟ کب آپ نے گورنمنٹ سے ٹاسک کی؟ آپ نے اپنی شرائط رکھی, گورنمنٹ پیچھے ہٹی, اسپیکر کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنی تھی, اس سے بھی آپ بھاگ گئے. 26 امینڈمنٹ میں آپ نے جو ہے وہ ایگری کیا سب چیزوں پر, کیونکہ 26 امینڈمنٹ میں جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنا تھا وہ پی ٹی آئی کے مطالبے پر بنا تھا. ہم تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا رہے تھے, یہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا نقطہ. تو یہ ساری باتیں کرا کے پھر بھاگ جاتے ہیں. اور 26 امینڈمنٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں, خود ان کا ڈیمانڈ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بناؤ, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بناؤ. اور اس میں کیا ہوا تھا, دو باتیں ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ چاروں صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوگی, کیونکہ سپریم کورٹ میں جو جوسڈکشن ہے وہ چاروں ایک یا ایک سے زیادہ اگر صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان ڈسپیوٹ ہو تو سپریم کورٹ وہ حل کرے گی, کیونکہ اس کی اوریجنل جوسڈکشن یہ ہے. تو اس میں صوبوں میں جو ہے وہ ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی سپریم کورٹ میں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو اپائنٹمنٹ پروسیس ہے ججز کا وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہوگا. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق دنیا میں ایگزیکٹو جو ہے دو طریقے کار سے ججز اپائنٹ کرتی ہے, ایک سلیکشن کا طریقہ کار ہوتا ہے, ایک کنسلٹیشن کا ہوتا ہے. کنسلٹیشن کا پاکستان میں ہوتا تھا, وہ جوڈیشری نے 1997 میں الجہاد کیس نے ناکارہ کر دیا. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ میں جوڈیشل کمیشن بنائی گئی, پارلیمنٹری کمیٹی کو انہوں نے ناکارہ کر دیا. بعد میں جو ہے وہ یہ اصطلاحیں آنے لگی کہ یہ ججز گورنمنٹ ہے, جوڈیشری نہیں ہے, جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں دی گئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 26 امینڈمنٹ آیا, اس میں یہ جوڈیشل کمیشن کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا گیا اور پارلیمنٹری کمیٹی کو ختم کیا گیا. یہ دنیا میں اسٹینڈرڈز یہ ہیں, کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ججز اپنے آپ کو اپائنٹ کریں, اپنے آپ کو ریموو کریں, کیونکہ ججز کے ریموول کا جو ہے اختیار ابھی بھی انڈیا میں بھی پارلیمنٹ کے پاس ہے, امریکہ میں پارلیمنٹ کے پاس ہے, انگلینڈ میں, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں, ساؤتھ افریقہ میں, جو بھی پاکستان کے ساتھ جن کا سسٹم ملتا ہے ان میں پارلیمنٹ ججز کو ریموو, ابھی بھی ججز کو ریموو کرنے کا اختیار ججز کے پاس اپنے پاس ہے. صرف اس میں دو یہ نقطے ہیں کہ بھائی جوڈیشل کمیشن جو ججز کو اپائنٹ کرے اس کو ٹرانسپیرنٹ اور ایکسپینڈ کیا جائے, اور اس میں پارلیمنٹ کے ممبر آ گئے ہیں, اور نمبر دو کہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے صوبوں کی برابری. گھنگرو صاحب ایک بڑا زبردست کریش کورس ابھی میرے شو کے اندر کروایا ہے پی ٹی آئی کو 26ویں ترمیم کے اوپر, تاکہ ان کو یاد ہو جائے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن سر یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے
क्या है, कोई जमहूरियत पे शब खून तो नहीं मार दिया कि बिल्कुल ठीक किया स्पीकर ने? पहले आप ये बताएं, आप क्या राय रखते हैं? आप वो राय रखते हैं जो साद रफीक साहब की राय है कि ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है और कल को ये जो है बात अपने पर भी आ जाएगी, अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ पकड़ाने के बराबर है? या आप ये समझते हैं कि जो पंजाब के स्पीकर ने एक रिस्की जो है वो इकदाम किया है, ये रिस्की इकदाम ही है कि जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर, ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस का काम है, ये ठीक है कि नहीं? पहले इसको तो जरा क्लोज करें ना इस डिस्कशन को। ये इलेक्टोरेट का इशू होता है, क्योंकि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अवाम को रिस्पांसिबल होते हैं और अवाम उनकी कार्रवाई देखता है और वो बेसिकली उनके पास रिस्पांसिबल हैं। डिस्क्वालिफिकेशन इज द अल्टीमेट ऑप्शन, अल्टीमेट, वेरी अल्टीमेट। मेरे ख्याल में इससे पहले जो है वो स्पीकर जो कस्टोडियन ऑफ हाउस होता है, जो किसी पार्टी से बालातर होता है, उसको अटमोस्ट रेस्ट्रेंट शो करना चाहिए कि जो है वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी कंडक्ट से इलेक्टोरेट को क्या मैसेज दे रहे हैं, वो तो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। अगर वो ऐवान में जो है वो जो है वो हुल्ला गुल्ला करते हैं और ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देते, वो तो इलेक्टोरेट के सामने खुद ही एक्सपोज होते जाते हैं कि ये जिनको हमने इलेक्ट होकर भेजा है ये वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए हमने उसको भेजा है, लेकिन वो काम कर रहे हैं जिसके लिए हमने बड़ी अच्छी बात की। दोनों सेनेटर साहब, आज दो सेनेटर साहब हैं मेरे साथ, घुमरू साहब आप भी और भट्ट साहब आप भी। एक वैसे आपस की बात करूं मैं, माली साहब पता नहीं आपको ये बात पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन ये दोनों सेनेटर साहब से स्पेसिफिकली, आपके सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाईजैक करती है पूरा का पूरा सेशन। भट्ट साहब मैं चाहूंगी आप इसका कमेंट आगाज करें। पार्लियामेंट के अंदर अगर आप देखें, नेशनल असेंबली के अंदर, तो वहां पर भी पीटीआई हाईजैक करती है। जब उनकी बात करने की बारी आती है तो खूब जोर जोर से तकरीरें होती हैं, खूब आप लोगों का जो है वो तनकीद की जद में आप लोग को लिया जाता है। लेकिन फिर जब आप लोगों की बारी आती है, चाहे पीपल्स पार्टी की हो चाहे नून लीग की हो, ये इतना शोर करते हैं कि आपको बोलने ही नहीं देते। तो मैं तो ये कहूँगी एक एंगल इसका ये भी है कि पंजाब ने शुरुआत कर दी है कि किस तरीके से डिसिप्लिन आपने रखना है। अब जमहूरियत है, कितनी जमहूरियत है, कम जमहूरियत है, ये आप लोग आपस में डिसाइड कर लें, क्योंकि आप लोग ही हैं जो कि आइन और कानून बना रहे होते हैं, उसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। लेकिन एक रास्ता आपको पंजाब वालों ने दिखा दिया है। भट्ट साहब देखिए, आपने बात की सेनेट की। सेनेट में जो पीटीआई वाले हैं वो सिर्फ आते इसलिए कि शोर शराबा करना है, और वो मैं कहता हूँ कि उनका शोर शराबा जो होता है हम उसको टॉलरेट करते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो एक हद होती है। जब उस हाथ से आगे जाते हैं तो आप देखें कई दफा स्पीकर साहब ने उनको कई कारकुन जो है ना सेनेटर, उनकी पाबंदी लगा दी, एक सेशन की, 2 सेशन की, क्योंकि वो हरकतें ऐसी करते थे। और ये जरूरी है क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये है कि जो पीटीआई का लीडर है ना इमरान खान, वो ये कहता है कि जो बंदा सबसे ज्यादा गालियां देगा, जो सबसे ज्यादा बदतमीजी करेगा, वो मेरे लिए सबसे अच्छा कारकुन है। हमारे लीडरान जो हैं वो हमें हुक्म करते हैं कि अगर तुम बदतमीजी करोगे तो हम तुम्हें इसकी कहते हैं पाबंदी में हम पे वो होती है सख्त, के हमसे पूछा जाता है कि आपने दोबारा ऐसा नहीं करना। तो हम फिर उस जाहिर है अपने लीडर जो हुक्म करता है हम उसके पाबंदी करते हैं। हमें ये कभी नहीं कहा जाता कि आप दूसरे जो सेनेटर हैं उनको गालियां दें, बुरा भला कहें, और अगर हम कुछ सख्ती से बात कर दें तो हमें बुला के समझाया जाता है कि दोबारा नहीं करना। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जब से पीटीआई ये जो इसको कहते हैं ना कि 2018 में जब इसको लोगों पे, पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया गया वोट चोरी करके, तो इसने बाप बेटे में तमीज खत्म कर दी, फैमिलियों को आपस में इस तरह हम वक्त था हम देखते थे पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, हमारी एक दूसरे के साथ मुखालफत होती, लेकिन एक लाइन होती थी, उससे आगे हम नहीं जाते थे। हम दूसरा आपस में मिलके बातें भी करते थे। ये तो वो शख्स है, ये ऐलान करता था तुम्हारे तो रिश्ते भी नहीं होंगे, अब पीटीआई वाले मुस्लिम लीग वालों से रिश्ता भी नहीं करेंगे, जो मेरी मुखालफत करेगा उसके साथ फैमिली रिलेशन उनके खत्म हो जाएंगे। ये तो इस तरह का आदमी था। अब मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई के लोगों को, कारकुनों को समझ आई है कि ये जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया था इसको वो छोड़ देंगे और उनको छोड़ना चाहिए। मैं कहता हूं कि जो अहमद खान साहब ने किया वो बड़े एक कहते हैं तमुल मिजाज आदमी है। आप ये देखें, अगर मैं फिर कहता हूं कि वो रिकॉर्डिंग अगर दिखाई जाए, लोगों को सुनाई जाए, उनकी बातें, उनकी गालियां, उनकी पर्सनल बातें करनी, तो आप लोग खुद कहें कि इनके साथ ये ठीक हुआ। अभी भी इनके पास टाइम है। वैसे तो उन्होंने 9 मई की भी माफी नहीं मांगी आज तक, और 26 नवंबर भी उन्होंने ये
ये नहीं कहा कि हमसे गलती समझ गई। बट साहब क्या मतलब, आप क्या कमाल आदमी है भाई, जबरदस्त तरीके से आपने अपनी बात सामने रखी है। माली साहब, रीड बिटवीन द लाइंस कहते हैं ना हमारे प्रोफेशन में, आप जरा अंदर की बात समझ लें, माफी मांग लें इन 26 अरकान से, के माफी मांग लें मलिक अहमद खान साहब से, सब सेट हो जाएगा। आप अभी माफी मांगे, कल सेट हो जाएगा सब। समझ गए आपको नासिर भट्ट साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, वो मलिक साहब हो या भट्ट साहब हो माली या साहब, हुकूमत, आपको ऐसी ऑपोजिशन कहाँ मिलेगी? आपकी ऐसी ऑपोजिशन आपको कहाँ मिलेगी? बट सब आपको प्रोग्राम में बता रहे हैं कि क्या तरीका अपनाना है, माफी मांग लोगे कम सेट हो जाएगा। मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं 26 दिनों के अंदर हमारे साथ बैठ जाओ, पार्लियामानी कमेटी के साथ बैठ जाए, माफी तलाफी कर लें। कितने अच्छे नेक किस्म की आपको ऑपोजिशन मिली है। मैं कह रहा हूं कि जो हुकूमत की चीखें हैं, जो मलिक साहब की चीखें हैं, वो बता रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, सेनेट के मेंबरान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और इनको बेनकाब कर रहे हैं। जो ये बेनकाब होते हैं तो इनकी चीखें जो है आसमान को छू रही हैं। मैं अपने इन सब मेंबरान को सलाम पेश करता हूं और इंशाल्लाह आप फिक्र ना करें, ये समझते हैं कि ये चुप हो जाएंगे, ये चुप नहीं करके नहीं बैठेंगे, ये अपना काम जारी रखेंगे, इमरान खान की नुमाइंदगी ये करते रहेंगे। ये हुकूमत चाहती है कि इमरान खान को माइनस कर दो। असेंबलियों से जो मखसूस नशस्तों का फैसला आया और अब जो ये किया जा रहा है, उसे ये मैसेज देना चाहती है कि हम असेंबलियों से भी माइनस कर देंगे। आप कर दें, आप हर जगह से माइनस कर दें, लेकिन 25 करोड़ अवाम के दिलों से इमरान खान को माइनस कैसे करोगे? बैरिस्टर साहब बड़े अच्छे पढ़े लिखे शख्स हैं, वो अब 26वीं आईनी तरमीम को जस्टिफाई कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम जिससे जो अदलिया है उसको एग्जीक्यूटिव का, इस हुकूमत का मातहत बना दिया गया है। अब हुकूमत जिसको चाहे आईनी बेंच का जज मुकर्रर करे, जिसको चाहे निकाल दे। अब जो सीनियर जजेस हैं उनको खड्डे लाई लगा दिया, जो जूनियर जजेस हैं उनको ये आगे लेके आए और उनकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं और पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। ये बड़ी बातें करते थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, अब आपको किसने रोका है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में था कि आप सिमरन बालादस्ती की बात करेंगे। आज आप बड़े नाच रहे हैं कि हमारी हाइब्रिड हुकूमत, और पीपल्स पार्टी खुद को कभी एब्जॉर्व नहीं कर सकती। वो समझती है जब उनसे सवाल पूछे तो कहती है कि हम जो है वो हुकूमत के साथ नहीं है। आप हुकूमत के साथ हो, आपकी हाइब्रिड गवर्नमेंट है, आपकी प्रोविंस में भी गवर्नमेंट है, आप कौमी असेंबली में भी उनके साथ हो। आप ही हैं जो इनके साथ खड़े हो, जिन्होंने पाकिस्तान के मासूम शहरियों को फौजी कोर्टों में जो है उनका ट्रायल करवाने की इजाजत दी है। आप ही हो, आप पनामा का हमें ताना देते हो। क्या पनामा जब हो रहा था तब आप हमारे मौकफ के साथ खड़े नहीं थे? आपकी पूरी लीडरशिप हमारे इस मौकफ के साथ खड़ी थी। तो कम से कम हकायक को आप मस्क ना करें, लेकिन इसको बुरा मानने की बात नहीं है। आप नहीं लड़ सकते, आप बेनजीर की या भुट्टो के नजरिए से अब आप हम आंग नहा रहे हो, आप अपने उसूल की बात नहीं कर सकते हो, तो हमें एतराज नहीं है। लेकिन आप उसका जो है इल्जाम भी इमरान खान पे लगाएंगे। अब ये भी आप इमरान खान के इल्जाम लगाएंगे कि आपकी हुकूमत, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका डिफेंस मिनिस्टर वो बड़ा खुशी से कहते हैं कि हम जो है हाइब्रिड गवर्नमेंट है और हम जो वहां से इंस्ट्रक्शंस लेके बातचीत की, आपने बात की है तो वो बरला आएगा तो बात करेंगे। लेकिन बातचीत आप तो मैं बताना चलूं कि बातचीत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी इनकार नहीं किया और बातचीत की है। अब जो खुद कह रहे हैं हम हाइब्रिड है, तो फिर हाइब्रिड बातचीत होगी ना। आप ले उनको बिठाए जिनके साथ आप फैसले करते हैं। इस टाइम पे माली साहब सबसे ज्यादा जमहूरियत के चैंपियन होने का दावा तो आपका है। अगर आप मानते हैं कि वो हाइब्रिड हैं और फिर उसके ऊपर आप सोने पे सुहागा ये मांग रहे हैं कि भाई हाइब्रिड तरीके से बातचीत होगी, यानी कि आप फौजियों से बात करेंगे, यानी कि आप फील्ड मार्शल साहब से बात करेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही आपकी दोगली सियासत हुई ना कि दावा आपने करना है कि जी हम जितने जमहूरी हैं उतने तो कोई है नहीं, और फिर आपने बातचीत भी उधर जाके करनी है। फिर तो मज़ा ना आया माली साहब, ये आप भी जानते हैं आप क्या बात कर रहे हैं। फिर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ट्रस्ट मी। देखिए बात दोगली नहीं है, आपका कमेंट जो है डिप्लोमेटिक है, दोगला है। आप मुझे बताएं क्यों आर्मी चीफ की मुलाकात हुई ट्रम्प से, क्यों नहीं हुई शहबाज शरीफ की? वो भी उनको भी पता है ना पावर का है, वो वहां पे बात करते हैं। सर जी एक मिनट, मैं बता देती हूँ ना। जंग पाकिस्तान और भारत की जंग किसने जीती? बात तो सुने, पहले मेरी बात सुने। आप बात नहीं सुनती, पूछा भी जवाब तो ले ले।
पाकिस्तान ने जीती। अब आप जबरदस्त फरमाएं। देखें, आप डिक्टेट ना करें, आप बात तो सुने ना पूरी। देखिए, हम समझते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक मुलाकात, तो हमने ये अच्छा बात कर माली दी, तो साहब देखिए ये मेरी कह रहे बात हैं कि हम सुने, हाइब्रिड हैं, तो हम अमेरिका का, बात मेरी करते बात हैं सुने, तो कौन अमेरिका सी का बुरी आर्मी बात डे होगी। था, जब उनको पता चला कि आर्मी चीफ आए हैं पाकिस्तान के, जो कि डेफिनेटली आफ्टर द वॉर और उसकी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान अच्छा, ने उनको पता चला, फखरिया, अच्छा वो सो उनकी रहे थे, सिविलियन वो सो क़यादत रहे ने थे, उनको उनको फील्ड अचानक मार्शल पता का चला, टैग हद है दिया, यार। तो भाई क्यों ना हम एक जीती हुई फौज के जो सरबराह टैग हैं तो और भी उनको दे अपने ना, आर्मी डे पे बुला लें, तो देखिए आर्मी डे टैग के ऊपर और तो भी ऐसे ही दे लोग लोगे। आएंगे ना। आप लोगों ने उस दिन क्या किया, देखिए आप तो उस दिन बाहर अमेरिका के अंदर चंद लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई नारेबाजी और कोई एहतजाज हो जाए, लेकिन आप फिर आगे जाने के बजाय पीछे ले जाते हैं सर, फिर मुझे आपको फैक्ट चेक देना पड़ता है। बातें हो रही है कि आसिफ जरदारी साहब को हटाया जा रहा है, बातें हो रही है अच्छा कि पीपुल्स ये पार्टी थोड़ी का रुक काम था, जाए, ये तो सेनेटर जमीर घुंगरू साहब का ऊपर का सांस ऊपर नीचे का नीचे रह गया। सेनेटर साहब ये क्या हो रहा है, सदारत जारी है आपके हाथ से, ये मुझे माली साहब क्या बता रहे हैं, आप तो हमें ऐसी बातें बिल्कुल नहीं बताते। ये पॉलिटिकल सिस्टम को जो लोग जानते हैं उसमें देखिए कि सदर कैसे तब्दील होता है, वो आइन में लिखा हुआ है। और ये अफवाहें जो है वो हमारे जो है वो दौर में हमेशा चलती रहती हैं कि वजीर आजम जा रहा है या सदर जा रहा है। ये पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जमहूरियत के लिए जो हमारी कुर्बानियां हैं और किसी और की नहीं हैं। हमने जो है वो शहादतें जो है वो कराई हैं जमहूरियत के लिए। जमहूरियत के लिए ये तहरीक इंसाफ अगर उंगली कटवा के कहती है कि हम शहीद हैं, तो मेरे ख्याल में हम नहीं मानते। ये आए प्रोसेस में हमने किससे बात की, जब जब जो है वो हम पर वक्त आया तो हमने किससे बात की, हमने पॉलिटिकल फोर्सेस से बात की, हमने आपस में एग्रीमेंट किया ना। हमने तो ये नहीं कहा कि हम जाकर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं या आइन से बालातर होकर जो है वो किसी और से बात कर रहे हैं। भाई जमहूरियत में तो बात यही होती है कि पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में करती है ना। ये अगर आप ये बात करेंगे, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आइन की बालादस्ती है, एक तरफ आप कहते हैं हम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, एक तरफ ये आप बात करते हैं कि मुल्क के फील्ड मार्शल या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कभी जाते हैं, वो उनकी मुख्तलिफ मुल्कों में प्रेसिडेंट से मुलाकात होती है, मलेशिया में जाएंगे मुलाकात होगी, यूरोप में जाते हैं उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की होती है मुलाकातें। ये कोई बईद बात नहीं है, लेकिन वो एक मखसूस माहौल में फील्ड मार्शल की अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई है, तो उससे ये अंदाजा जो है वो निकालना कि सिविलियन गवर्नमेंट खत्म हो गई, ये भी तब्दील हो रहा है, ये सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो आपस में बात करें, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर। ये ही मुल्क के मसाइल का हल होता है कि पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में मिलें। लेकिन ये बज़िद हैं कि हम तो पॉलिटिकल फोर्सेस से बात नहीं करेंगे। ये जो सिस्टम चल रहा है इसको हमें डिस्टेबलाइज करना है, हमें जमहूरियत को डिस्टेबलाइज करना है। जो भी जमहूरियत है, जो है वो कहा जाता है कि इवन जो कमजोर जमहूरियत होती है वो भी आमरीत से बेहतर होती है। लेकिन इनका ये बिलीफ नहीं है, इनका बिलीफ है कि जो है वो इनके लिए कुछ अशखास मसला है, इनके लिए जमहूरियत मसला है, इनके लिए जो है वो ये आमरीत मसला नहीं है। हमने आमरीत के खिलाफ जदोजहद की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमआरडी की। पीटीआई के लिए कोई मसला नहीं है, पीटीआई के लिए सिर्फ एक मसला है कि उनके बानी जो हैं वो वजारत उज़्मा की या सदारत की कुर्सी पर बैठ जाए तो उनके सारे मसले ठीक हो जाएंगे। इस सारी बहस के अंदर एक चीज़, क्योंकि अभी वीकेंड के ऊपर ही यौम आशूर गुजरा है, बट साहब मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर कमेंट करना स्टार्ट करें कि ये जो यौम आशूर जिस तरीके से अमन और अमान तो बिल्कुल कायम रहा ही रहा, ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या भी रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन जो सबसे उम्दा चीज़ जो मैंने रीसेंट टाइम्स में देखी सर और एक्सपीरियंस भी की, जो सेल्यूलर सर्विस थी वो बंद नहीं हुई। और इस की तारीफ़ तो वज़ीर आज़म साहब ने भी कर दी और तमाम सूबों के जो वज़राए आला हैं उनको शाबाश दी। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है, शाबाश आप भी ले लें और थोड़ी मुबारकबाद मेरी तरफ से ले लें, कि पहली बार रीसेंट टाइम्स में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर अब धमाके इनकी आवाज़ें सुनने को नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है और इसका क्रेडिट भी इस हुकूमत को जाता है। मोबाइल सिग्नल्स भी बंद नहीं हुए और आम शहरियों को कोई तकलीफ नहीं हुई, एंड दिस गोज अक्रॉस द बोर्ड। तमाम सूबों के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने इसकी तारीफ की। सबसे पहले ये बात मेरे ये पीटीआई भाइयों ने, इनको तो खुश होना चाहिए कि अमेरिका के सदर ने ये माना कि जो जंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुई, आर्मी फोर्सेस के जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनकी क्या एक इतना तरीकेकार से उन्होंने इस जंग को जीता कि जो हिंदुस्तान अपने आप को मौला जट समझता था, कहता इस रीजन का मैं ही मालिक हूँ, मैं ही बहुत बड़ी ताकत हूँ, उसको
कान भी उसने पकड़े और अमेरिका के पास गया कि भाई हमारी जान छुड़ा दो, हमें तो पाकिस्तान ने आड़े हाथों ले लिया है और हमें मारेंगे, प्लीज हमें बचा लो। तो अमेरिका आया, उसने, ये सबसे बड़ी कामयाबी थी हमारी। तो क्या ये अप्रिशिएट नहीं करते? अप्रिशिएट करें कि अमेरिका के सदर ने ये रिकग्नाइज किया कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पावर एक मुल्क है, उसका जो आर्मी चीफ है, उसने किस टेक्निक से हिंदुस्तान के साथ जंग भी लड़ी और उनको कहते हैं कि इतनी सजा दी कि पूरी दुनिया, आप देखें, ये हमारी खारजा पॉलिसी, मैं कहता हूं कि खारजा पॉलिसी हमारी थी कि हमने जितने ममालिक थे उनसे राब्ता करके उनको इस चीज पे हमने राजी कर लिया, उनको बता दिया कि हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है, हमारे ऊपर इल्जामात गलत हैं, वो हमने साबित भी किया। तो ये जो पीटीआई के लोग हैं, ये तो बाहर जाके जब आर्मी चीफ गए, ये उनके खिलाफ नारे लगाते रहे। मैं कहता हूँ इनको तो कोई शर्म आनी चाहिए थी कि आपने बाहर दुनिया में जाके भी एक अपना आर्मी चीफ जा रहा है कि उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इनका ये काम है, ये कभी नहीं मानते। वो इमरान खान था, कभी कहता था कि बाजवा जो है वो कौम का बाप है, फिर उसको कहता है मीर जाफर मीर सादिक है। इमरान जेल में है तो अपने करतूतों से है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो आप इस दफा आपने बोला कि जो हमारा ये अशूरा का जो ये जुलूस निकले 8, 9, 10, ये पहली दफा है कि ना मोबाइल बंद हुआ। ये क्या हुआ कि जितनी सियासी जमातें हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए सोचती हैं, वो इकट्ठी थी, और वो लोग जो मुल्क के खिलाफ थे, ये लोग देखे भाई ना साहब, अब आप हमारा भी अच्छा बलूचिस्तान अच्छा में सोचे, जो आप भी पीटीआई के बारे में पॉजिटिव सोचे। इतने भी बुरे नहीं है पीटीआई वाले। देखना अभी अभी माली साहब तारीफ करेंगे। माली साहब जल्दी से मैं शो क्लोज करने वाली हूँ, तारीफ कर दें कि कितना अच्छा इकदाम है तमाम सूबों के वज़राए आला का, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म भी बड़े खुश हैं और इस हुकूमत को भी ये क्रेडिट जाता है कि अब धमाकों की आवाज़ें गूंजनी सुनने को मिलती। और अब इस तरह के जैसे मुहर्रम उल हराम का जो यौम आशूर है, वो भी हम अमन सुकून और शांति के साथ जो है गुजारते हैं। सर तारीफ कर दे वेरी क्विकली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें तारीफ पाकिस्तान की आवाम की बनती है कि वो पुरअमन है। लेकिन मैं एक वो जो भट्ट साहब ने कहा, मस्ती खेल साहब ने एक असेंबली में जुमला कहा था, वो मैं तो नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन बेस्टर साहब, बात यह है कि आपने कहा कि यहाँ आइन के तहत सदर हटाए जाते हैं, तो रफीक तारड़ को किससे हटाया गया था, वो भी जरा याद रखें। आप आइन की बड़ी बातें करते हैं तो मुझे बताएं ना, पाकिस्तान की कौम को बताएं कि ये हाइब्रिड जो है हुकूमत, हाइब्रिड सिस्टम कौन से पाकिस्तान के आइन में है और कब से है। खारजा पॉलिसी जबरदस्त रही हमारी हिंदुस्तान के खिलाफ, लेकिन आखिर में ये क्या कर दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने, जहां उन्होंने कहा कि हम जो है पर्टिकुलर कंसर्न के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के हवाले करने के लिए तैयार है। किसके कहने पे ये बयान इस तरह के दिए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की एक जीती हुई जंग, एक जबरदस्त किस्म का परसेप्शन जो पूरी दुनिया में बना है, उसको खराब करने की अब ये साजिश कौन कर रहा है। वोट। चलिए जी, आज के लिए इतना ही है बिकॉज प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे विद सम मोर हैपनिंग न्यूज़। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।